नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी पिछले ईयर से बारी बारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर का पार्ट है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट करते हैं। उन क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में रखा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है ना? महिला आयोग की जो है भैया, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, जो कि क्या हो जाएंगी? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेखा शर्मा जी हैं, जो ये भैया महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका 2021 में 3 वर्ष के लिए कार्यकाल दोबारा अतिरिक्त बढ़ा दिया गया था, है ना दोस्तों। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन कब हुआ था, इसका जो गठन की अगर हम बात करेंगे तो 31 जनवरी और कब हुआ था? 1992 को हुआ था ना, 31 जनवरी 1992 को हुआ था। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। अगर हम बात करें इसकी जो पहली जो अध्यक्ष थी, उनका नाम क्या था? जानकी पटनायक था। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला के संयुक्त बैठक कौन कर सकता है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो भैया राष्ट्रपति जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों संयुक्त बैठक लिख सकता है। एक ऐसा ही इंसान जो पद है इंडिया में, राष्ट्रपति ऐसा है जो दोनों बैठकें ले सकता है, तो राइट आंसर हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे, अभी हमारी जो राष्ट्रपति नहीं बनी है, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो कि एक 15वीं राष्ट्रपति बनी है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अगर हम बात करते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज की बात की गई है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया, जो हमारे नमा जो भाग है ना, नवे भाग में पंचायती राज की बात की गई है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है? 243 जो एक्ट है ना, इसमें आपका पंचायती राज के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करेंगे, इसमें जो छठा भाग है, इसमें राज्यों के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं, तीसरे भाग में बताया गया है मूलभूत अधिकार के बारे में बताया गया है। अगर हम चौथे भाग की बात करते हैं तो इसमें है राज्य के निर्देशक तत्व जो होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी का 9वां भाग जो है, इसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है किससे है? अगर हम बात करते हैं 74वें संविधान के बारे में, तो यहाँ पर जो शायरी दिख रहा है, यहाँ पे शहरी हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे टाइप जो है गलत कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शहरी हो जाएगा, शहरी हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं शहरी स्थानीय जो सुशासन है, इसमें क्या है भैया? 74वें संविधान में संशोधन के संबंध में ये बात की गई है, यहाँ पे शहरी हो जाएगा, है ना। अगर हम इसके बारे में बात करें, 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से बरसात का पानी जो है क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अभी एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं SO2। इससे क्या होता है कि ये भैया वर्षा के पानी में मिल जाती है गैस, जो पानी है क्या है? अम्लीय हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मथुरा में एक रिफाइनरी है, उससे निकलती है भैया SO2 गैस निकलती है, और बारिश होती है तो बारिश के साथ SO2 आ जाती है, जो ताजमहल पे पड़ती है, जिससे क्या ताजमहल का रंग जो है भद्दा पड़ता जा रहा है। यानी कि SO2 गैस जो है, अगर आप उसमें नहाएंगे तब भी दिक्कत करेगी, फसलों के लिए भी दिक्कत करती है। उसके अलावा जो SO2 है आपके कृषि में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। इसके अलावा जो आपकी मृदा, जो मिट्टी में भी मिट्टी में भी नुकसान करती है। जो पाइपलाइन बिछी होती है ना, पाइपलाइन, उनको भी क्षरण होता है। किससे? SO2 गैस द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा हो जाती है अम्लीय वर्षा, है ना दोस्तों। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि का शासन जो है इंग्लैंड से लिया गया है। अगर हम बात करेंगे अमेरिका से क्या लिया है, अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकार जो है भैया क्या है, अमेरिका से लिए हैं। अगर मौलिक कर्तव्य पूछे जाए तो हमने ये रसिया से लिए थे, है ना। अब अगर हम बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया था, आयरलैंड से लिया था नीति निर्देशक जो तत्व हैं भैया आयरलैंड से लिए गए थे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है कौन जारी करता है ना। लोकसभा के जो चुनाव है इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है ना, वही करता है भैया चुनाव के बारे में अधिसूचना जारी करता है। अगर हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी 1950 को हुई थी, है ना। 25 जनवरी 1950 को भारत की निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के और कौन कौन से कार्य हो जाएंगे, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी लगाई जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा चुनाव से पहले। ये सारे के सारे काम हमारा जो भारत का निर्वाचन आयोग जो है करता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है ना। जैसे कि लोकसभा स्टार्ट होती है उसके प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान क्या होता है, जो सदस्य लोग होते हैं ना वहां पर बैठे होते हैं, संसद में जो सांसद बोले जाते हैं वो प्रश्न पूछते हैं और जो मंत्री लोग होते हैं उसके उत्तर देते हैं। और प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न, है ना। क्योंकि जो सांसद लोग हैं अपने अपने एरिया से जो क्वेश्चन आते हैं पूछते हैं और मंत्री लोग उसका आंसर देते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण क्या है ना। वर्षा जल जो है संग्रहण क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो वर्षा जल संग्रहण भैया है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, है ना। यानी कि बारिश जो होती है इसको दोबारा उपयोग में लाने के लिए कहीं कहीं पर तालाबों में प्रयोग किया दिया जाता है ना, सिंचाई के लिए, काफी जगह पीने के लिए, है ना। और कभी कभी कुछ जल जो है क्या भूमिगत में यानी कि नीचे चला जाता है, जो वाटर लेवल बढ़ाने के कार्य आता है। यानी कि वर्षा जल संग्रहण है वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडा कहां संरक्षित है, यानी कि भारत में जो गैंडा है कहां पर पाए जाते हैं, किस पार्क में पाए जाते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो भारत में काजीरंगा जो नेशनल पार्क कहां पर है, असम में है। यहां पर क्या है, गैंडा पाए जाते हैं, जो कि एक सींग वाले गैंडा यहां पर पाए जाते हैं, है ना। ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, ये भैया आपका उत्तराखंड में है ना, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं बांदीपुर कहां है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, जो कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा हम बात करेंगे गिर नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है, गुजरात में है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हमारा गेंडा वाला है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या सही हो जाएगा, है ना। यानी कि पारिस्थितिकी क्रम बताना है। पहले क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधे और जो भी ऐसे जीव यानी कि जो खुद उत्पादक करते हैं, भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे द्वारा क्या फल प्राप्त होता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक यानी कि मनुष्य ही मान लीजिए, उसके बाद मनुष्य बन गया उपभोक्ता और फलों को तोड़कर खा लिया, है ना। उसके बाद आ जाता है आपका अपघटक। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, जो सही नियम है ना सी वाला हो जाएगा, है ना। इसमें देखते हैं उत्पादक दिया, अपघटक बीच में नहीं आएगा, अपघटक जो है बिल्कुल बाद में आता है ना।
यानी कि उपभोक्ता बीच में आएगा, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों से क्या होता है, अगर ग्रीन हाउस गैसें हमारे वायुमंडल में बढ़ जाएंगी, जिससे क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है ना। इसीलिए जो गैसें हैं ना, अपने बैलेंस में अगर रहेंगी तो यहां पर क्या है, गर्मी ज्यादा नहीं पड़ेगी। अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, और जो ग्लेशियर भी है पिघलने लगेंगे, जिससे क्या है भैया, तबाही भी मच सकती है अगर ज्यादा गर्मी पड़ गई। अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में पाई जाती है, तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उनके नाम आपको हम बता देते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, एक आपको हमने बता दी CO2 होती है, उसके अलावा आपकी जो है मेथेन भी जो है क्या होती है, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन क्या है, ज्यादा नहीं पाई जाती, सबसे ज्यादा पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा NO2 भी जो है वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। उसके अलावा ओजोन है उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है, जो कि क्या है, ओजोन परत क्षरण के लिए भी मेन सिस्टम माना जाता है, यानी कि जो AC या फ्रिज से निकलती है, जिससे क्या ओजोन परत पतली पड़ रही है, उसमें वो भी आपकी क्या है, ये भी आपकी वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है, CFC गैस। अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है कि पौधे हरे क्यों हो जाते हैं। अगर इसके बारे में बात करेंगे भैया, वर्णक कौन सा है, ये वर्णक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर उपस्थित है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्लोरोफिल अगर होगा तो प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, जिससे क्या है, पौधे के जो रंग है भैया हरा हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार है, तो पहला क्या है, वनों को जलाना, वनों को नहीं जलाना चाहिए, है ना। दूसरा है कृषि क्रियाकलाप में है कुछ एरोसॉल कैन का प्रयोग, उपयुक्त सभी, है ना। यानी कि मानव जो कुछ है इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वनों को अगर जलाएंगे तो क्या है भैया, जो हमारा बारिश और जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का सिस्टम है वो दिक्कत करेगा ना। तो यही कृषि क्रियाकलाप में देखते हैं कि आजकल जो वो मनुष्य हैं या कृषि करने वाले किसान हैं, क्या करते हैं भैया कि बहुत सारे कीटनाशक जो केमिकल डालते हैं, जिससे हमारे जीवन प्रवाह में दिक्कत आ रही है। तो ये भी एक गलत है। अगर हम जैविक खेती करेंगे वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। वैसे ही एरोसॉल कैन का प्रयोग भी, जो कि एक कीटनाशक के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा फ्रिएसी फैमिली कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। अगर इसकी बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेट्रोफा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जेट्रोफा जो क्या है, यूफाबिएसी फैमिली की फसल है, जिसमें क्या है, बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से कम कितना है, 25 से 30% जो है ना का तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है ना। अगर हम बात करें कहाँ पर होता है, कांकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है लगाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओशिमम सैक्टम, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे जड़ी बूटियों की रानी के बारे में, तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, उसमें दिया आपका है तुलसी। तुलसी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है। अगर बात करेंगे, अगर चाहे हम बात करें धार्मिक तरीके से बात करें, चाहे वैज्ञानिक तौर से बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट तुलसी है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ये हल कर देती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तुलसी हमारा इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, है ना। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा पीने योग्य पानी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे जो हमारे पृथ्वी पर जल पाया जाता है, जो 97% जल जो है कहाँ पर पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, जिसको हम पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा होता है। उसके अलावा लगभग में 3% पानी जो है वो पीने योग्य है। लेकिन अगर सबसे पहले आप सुन लीजिए, जो
2%, 2.4% पानी है ना वो ग्लेशियर में है। उसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है, जिसको आप हम लाकर यहाँ पर लाकर पिघलाकर पी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे झीलों, तालाबों और भूमिगत जल में कितना पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है 0.065 जो जल परसेंट है ना, इतना ही हमारे लिए पीने योग्य है तो लगभग 3%, लेकिन वो जल ग्लेशियर में है, उत्तरी ध्रुव में है, दक्षिण ध्रुव में है, जो बर्फ के रूप में है, जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है ना। अगर उसको हम लाएंगे वहां से पिघला के वो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। इसलिए हमारे जो पीने योग्य जल है ना 0.65 ही % है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से गैस के रिसाव के कारण हुई थी, है ना। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना 1984 में, किस गैस के कारण हुई थी अगर हम बात करेंगे तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है जो इसका रिसाव हो गया था, है ना। अगर बात करेंगे ये घटना कब की है, 1984 की है। इस घटना में भैया क्या हुआ था कि 2500 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे। आंकड़ा जो सरकारी है 2500 है, हमें लगता है इसमें रियल तरीके से लोग हैं बहुत ज़्यादा मरे होंगे और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं घायल हो गए थे। एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी, कब हुई थी 1984 में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। और योगा दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है ना। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना। राइट आंसर हमारा 5 जून हो जाएगा। 2022 में स्वीडन ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अगर इसकी हम बात करते हैं थीम क्या थी 2022 में, केवल एक पृथ्वी, ये इसकी थीम थी। किसकी, ये भैया आपकी हो जाएगी पर्यावरण की, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन क्या थे। MS स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा। ये क्या थे, ये भैया थे आपके कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि एक हरित क्रांति के जनक भी थे। इन्होंने भैया भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की नींव रखी थी। इन्होंने ही हरित क्रांति करवाई थी, जिससे क्या वो खेती में बहुत ज़्यादा सुधार आया और जो फसल है उसकी उत्पादकता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है आपकी हरित क्रांति, है ना। अगर पूछा जाए कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन थे, तब थे आपके नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत के पूछे जाएं तब थे आपके MS स्वामीनाथन, है ना। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली वीडियो मिलती रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सर स्टडी से जुड़ना चाहते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप सर्च करके भी एग्जाम सर स्टडी से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है एग्जाम सर स्टडी, वहां पर भी चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा।